सो 1% फॉर, जिसमें 0.5 करके दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फूड्स विद सर्विसेज, दैट इज रेस्टोरेंट्स शुड विल हैव 5%. 2.5 दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे CNS. एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 6%, दैट इज 3% फॉर फूड. सो ये हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था. ओके, इतना कंप्लीट किया था. अब आगे बढ़ते हैं. फॉर द पर्सन्स नॉट एलिजिबल, कौन ऐसा है जो एलिजिबल नहीं है? तो बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं एक्चुअली. अगर आपको एलिजिबिलिटी मालूम है तो कौन एलिजिबल नहीं है फाइंड आउट करना इजी है, लेकिन फिर भी चलो पॉइंट दिया हुआ है तो विल जस्ट गो थ्रू. पर्सन्स नॉट एलिजिबल, 5 कैटेगरीज ब्रॉडली आर नॉट एलिजिबल, जिसमें है नंबर 1, सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज. Normally caterers, restaurant services, hoteliers, they go for the composition scheme. So supply by way of or as a part of any service or in any other manner whatsoever, being food or any other article for food consumption or any drink other than alcohol, liquor, where such supply is for cash, deferred payment or other valuable consideration. Thus the supplier of restaurant services can opt for composition scheme. तो ये तो हमको मालूम है that hoteliers जो हैं रेस्टोरेंट वाले हैं they can opt for composition scheme. Okay, other than them the suppliers don't opt for it. उसके बाद सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है supplier of goods which are not taxable under CGST या SGST या UTGST. Of course अगर आपको सेंट्रल या स्टेट या यूनियन टेरिटरी GST नहीं लागू है तो you will not opt for the composition scheme. ये तो कॉमन सेंस की बात है. उसके बाद थर्ड इज इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, क्योंकि इंक्लूडेड में आपने इंटर स्टेट सप्लाईज पढ़ा है. उसके बाद पर्सन्स सप्लाइंग गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, दैट इज फॉर एग्जांपल यू हैव अमेज़न हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स. सो जो भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं दे हैव टू दे कैन गो फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि अलग अलग तरीके की चीजें बेचते हैं. जनरल स्टोर की भी आइटम्स रहेंगी, क्लॉथ की भी आइटम रहेंगी, mixed items रहेंगी, तो they can opt for the composition scheme. Then the last is manufacturer of certain notified goods. तो वो notified goods के लिए चार्ट दिया हुआ है. So this way, which are the persons eligible for the composition scheme? एक repetition था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा. उसके बाद 6th पॉइंट देखो, इसके अभी ये प्रोविजंस है इससे रिलेटेड. Applicable for all the transactions of registered person with the same PAN number. अगर आपका पैन नंबर सेम है और आपके 2-4 बिजनेस हैं, 2-4 होटल्स हैं या कुछ अलग अलग बिजनेस हैं, तो यू विल बी एप्लीकेबल या यू विल बी चार्ज्ड टू कंपोजिशन स्कीम अंडर द कॉमन पैन नंबर. ओके, सेम पैन नंबर आपको यूज करना है और कंपोजिशन स्कीम के लिए आप ऑप्ट करोगे. इफ वन रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट फॉर नॉर्मल स्कीम, अदर्स बिकम्स इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. ठीक है, अगर ऑल द रजिस्टर, मतलब समझो फॉर एग्जांपल एक कॉमन पैन नंबर है फॉर बिजनेस, उसमें एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करता है तो सब लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं. लेकिन अगर वो एक पर्सन बोलता है नहीं आई वांट टू गो फॉर द नॉर्मल स्कीम, और बाकी के लोग बोलते हैं नहीं वी वांट टू गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, दिस इज नॉट एप्लीकेबल. सो व्हेन यू हैव बिजनेस का अगर पैन नंबर रहेगा, जैसे डायरेक्टर्स का डिन नंबर रहता है, बिजनेस का टैन नंबर रहता है एक्चुअली. सो अगर एक रजिस्टर्ड बॉडी करके आपने दिखाया है विद द सेम पैन नंबर, इफ यू आर ऑपरेटिंग, तो यू हैव टू गो फॉर द कंपोजिशन स्कीम फॉर ऑल, मींस कॉमन डिसीजन रहेगा. ऐसे नहीं हो सकता है कि आपके बिजनेस वांट्स टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम और उसके अंडर में अगर आप अलग से बिजनेस कर रहे हो या अलग से अपना कुछ कर रहे हो और आप बोलते हो मुझे नॉर्मल स्कीम में जाना है, दिस इज नॉट पॉसिबल. आइदर यू ऑप्ट फॉर नॉर्मल स्कीम और यू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. उसके बाद नेक्स्ट इज ऑप्शन लैप्सेस. इफ द टर्नओवर एक्सीड्स 1.5 crores, इट्स अ कॉमन सेंस. वहां पे हमको दिया हुआ था 1.5 crores और 50 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट. 50 लाख तक की सर्विसेज या 1.5 crores की गुड्स अगर आपके पास हैं तो नेचुरली यू विल बी एलिजिबल, यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, ये ऑप्शन है. लेकिन अगर आपका लिमिट 1.5 करोड़ से ज्यादा है, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो नेचुरली यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर द स्कीम. उसके बाद कंपोजिशन टैक्स नॉट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट. जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज हैं, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज आप किसको बोलते हो? कस्टमर्स को. कस्टमर्स को कंपोजिशन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है. कंपोजिशन टैक्स किसके लिए एप्लीकेबल है? सप्लायर के लिए. कस्टमर तो क्या पे करने वाला है, सप्लायर उधर से जमा करके गवर्नमेंट को पे करेगा.
ओके, सो सप्लायर को डिसाइड करना है कि कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए या नहीं चाहिए. इट्स नॉट फॉर द कस्टमर्स. उसके बाद नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड. अब यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये हम लोग आगे करने वाले हैं, सो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी. नेक्स्ट इज पैनल कॉन्सिक्वेंसेस. If the proper officer has the reasons to believe that a taxable person has paid tax under composition scheme, despite of not being eligible, then shall, in addition to any tax that may be payable by him under any other provisions, be liable to a penalty. जो भी जीएसटी पैनल रहेगा, पैनल डिसाइड करता है कि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में पे किया है तो सही किया है या नहीं किया है. ओके, अगर मान लो आपका होटल बिजनेस भी है और एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है. होटल बिजनेस बहुत स्मॉल स्केल पे है और नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लार्ज स्केल पे है, और आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जा रहे हो क्योंकि आपको दोनों जगह पे फायदा होगा फिर, तो पैनल में रिजेक्ट योर एप्लीकेशन. दे मे आस्क यू टू पे द पेनल्टी. ओके, योर कॉम्पोजिशन स्कीम विल बी रिजेक्टेड बाय द पैनल. आपकी टैक्स कैलकुलेट होगी और आपको बोला जाएगा दैट यू विल हैव टू पे फुल टैक्स. पेनल्टी वगैरह आपको पे करना पड़ेगा. सो पैनल का कॉन्सिक्वेंसेस, पैनल का डिसीजंस विल बी फाइनल. Then composition scheme not applicable for tax payable under reverse charge mechanism. Reverse charge क्या है? I told you, जहाँ पे customer directly pay करता है government को. So उस cases में composition scheme is not applicable. Nothing new. मैंने अभी अभी आपको बताया composition scheme supplier को decide करनी है. It is not the option for the customer. It is the option for the supplier. तो naturally reverse charge में तो customer pay करता है, तो customer के लिए ये कोई option नहीं है. Okay, and the last point is customer is not entitled to take credit of composition tax. अब ये जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है, इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेजर्स को मिलता है, सप्लायर्स को मिलता है. सिमिलरली कस्टमर्स को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा कॉम्पोजिशन टैक्स का. कस्टमर बोले मैंने यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, इसके लिए मैं अभी यहाँ पे नहीं करूंगा, तो उसको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. कस्टमर को जो गुड्स ले रहा है उसको पे करना ही है. ओके, सो कस्टमर्स के लिए कोई भी क्रेडिट, कॉम्पोजिशन टैक्स का क्रेडिट किसके लिए काम आता है? आगे जाके एडजस्टमेंट्स करने के लिए. बिजनेसमैन को वो क्रेडिट मिलेगा लेकिन कस्टमर्स को वो क्रेडिट नहीं मिलता है. ओके, कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछो. ये जनरल पॉइंट्स थी, जनरल प्रोविजंस. अगर आपने कल का लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी. कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो वी गो विद द प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा. Yes, I'm going to the next page, not to go details in this. Yes, next page का ये प्रॉब्लम देखो तो तुम लोगों को थोड़ा क्लियर समझ में आएगा. अमर, who is a manufacturer in Thane, provides the data for the financial year. आपको डेटा उसने दिया हुआ है. The total value of supplies inward, including inward supplies, taxed under reverse charge basis are 1 crore 1 lakhs. ओके, 1 crore 1 lakh का उसका रिवर्स चार्ज मतलब डायरेक्टली कस्टमर ने गवर्नमेंट को पे किया. एज अ सप्लायर आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है. उसके बाद द डिटेल्स आर गिवन. इंट्रास्टेट सप्लाईज दिया हुआ है. इंट्रास्टेट सप्लाईज जीएसटी एट निल रेट दिया हुआ है. इंट्रास्टेट सप्लाईज विच आर होली एग्जेम्प्ट. वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीए. एक्सप्लेन whether Amar is eligible to pay for opt for composition scheme or not. हमको चेक करना है कि whether he can apply for composition scheme or not. तो हमारे लिए एक यही प्रोविजन है 1,50,000 का. मैं इसको जरा एनोट करती हूँ तो तुम्हारे ध्यान में जाएगा ये. मैम 1 crore 50 lakh. वो उसी को ही एनोट कर रही. अगर 1 crore 50 lakhs तक का, ठीक है, अंडरलाइन इट. अगर 1 crore 50 lakhs तक का उसका गुड्स का सेल है, ठीक है, यहाँ पे गुड्स के बारे में दिया हुआ है, सप्लाईज बोला हुआ है, सर्विसेज नहीं बोला है. सर्विसेज बोलता तो 50 लाख तक. सो 1 crore 50 lakhs. अब आंसर देखो. A registered person whose aggregate turnover did not exceed 1 crore 50 lakhs may opt for this scheme. और उस स्कीम के हिसाब से उसको एग्रीगेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी हमने कल किया था. क्या इंक्लूडेड रहेगा, क्या एक्सक्लूडेड रहेगा, वी हैव डन इट. इंक्लूडेड देखो, एग्रीगेट वैल्यू में क्या क्या इंक्लूडेड है. ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies, export, interstate supplies.
अब ये मत सोचना कि यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्यों बोला है। जब आप कैलकुलेशन करते हो टोटल टर्नओवर का, तो आपको सब टोटल ऐड करना है। ओके, टैक्स लग रही है या नहीं लग रही है वो बाद में की बात है। यहाँ पे जब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल द एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ऑल द एक्सपोर्ट्स एंड ऑल द इंटरस्टेट, ये चारों चीजें ऐड होती है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, ये चारों चीजें ऐड करके देखते हैं कितना मिला। 83 lakh मैम। जस्ट वेट। सो एग्रीगेट टर्नओवर देखो कैसे कैलकुलेट किया गया है। इंट्रास्टेट सप्लाईज ऐड किया है। इंट्रास्टेट सप्लाईज दैट इज एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जिसको आप बोलो नील रेट बोला तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ओके, 30,50,000 ऐड किया हुआ है। सप्लाईज विच आर होली एग्जेम्प्ट 34,60,000 दिया हुआ है। 0% टैक्स एंड टोटली एग्जेम्प्ट सब ऐड किया है। उसके बाद वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच टैक्स पेएबल अंडर आरसीएम इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। आपने जो भी 83 lakhs बताया उसमें आपने ये 5,40,000 भी ऐड किया है। तो ये 5,40,000 हमको ऐड हाँ नहीं करने हैं। क्यों ऐड नहीं करने हैं? अभी अभी पढ़ा ना आपने, आरसीएम वाला अमाउंट ऐड नहीं होता है। ओके, आई विल गो बैक अगेन टू शो यू। आरसीएम का अमाउंट ऐड नहीं होता है। आरसीएम इज नथिंग बट रिवर्स चार्ज मॉर्गेज, जहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर पे करता है टू द गवर्नमेंट। 1 मिनट, ये देखो ये पॉइंट हमने यहाँ पे की है, नॉट एप्लीकेबल फॉर द टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। आई होप यू आर लुकिंग एट दिस पॉइंट। not applicable for the tax payable under RCM। RCM का जो भी अमाउंट है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। ओके, सो ये 5,40,000 जहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को कस्टमर पे कर रहा है टैक्स। जैसे एटीएम मशीन का मैं एग्जांपल आपको हमेशा देती हूँ। कस्टमर डायरेक्टली पेज टू द एटीएम सर्विसेज यूज करने के लिए डायरेक्टली ही पेज टू द गवर्नमेंट। सो नो रोल ऑफ बैंक हियर, तो नेचुरली दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर एग्रीगेट टर्नओवर। इसके लिए यहाँ पे 5,40,000 की जगह पे दिया हुआ है निल, एंड द टोटल अमाउंट शोन इज 77,60,000। तो क्योंकि टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए, अमर इज एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज बी फ्री टू आस्क। 1.5 करोड़ से कम है तो ही इज एलिजिबल, लेकिन 1.5 करोड़ में भी क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? इंट्रास्टेट सप्लाईज, देन इंटरस्टेट सप्लाईज, आरसीएम नहीं इंक्लूड करना है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज लेना है, 0% जीएसटी लेना है। एनी डाउट इफ यू हैव प्लीज बी फ्री टू आस्क, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यस, जस्ट टू शो यू वन मोर प्रॉब्लम, उसके बाद हम लोग नेगेटिव लिस्ट पे आएंगे। यस, सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे, देखो कैसे दिया, क्या दिया हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेशन। टैक्स लाइबिलिटी बिल्कुल कंप्यूट करने के लिए आपको बोला गया है, मतलब आपको पूरा समझ में आएगा दैट हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी। प्रगति लिमिटेड, अ ट्रेडिंग कंसर्न, हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने किया हुआ है 1.5 करोड़ या 50 लाख। ओके, और आरसीएम उसमें इंक्लूड नहीं करना है, और क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, वी नो इट। It furnishes you the following information. So चलो directly information। अच्छा, in the financial year 18-19, the total value of supplies including inward supplies taxed under reverse charge was 68 lakhs। अब ये last year का दिया हुआ है 68 lakhs। ओके, लास्ट ईयर का दिया हुआ है 68 lakhs, इसको आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं ईयर आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं इसको शेड कर रही हूँ। In the year 2018-19, we are not related with 2018-19, we have to see 19-20। So breakup दिया है 19-20 का, मतलब ये 68 lakhs का यहाँ पे आपको कोई भी यूज नहीं है। तो चलो ब्रेकअप देखते हैं। 7.5 लाख रुपया इसका है। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच आरसीएम टैक्सेस पेबल, आरसीएम है तो हमको लेना पड़ेगा निल, ध्यान देना, आरसीएम है तो लेना पड़ेगा निल। उसके बाद इंट्रास्टेट सप्लाईज दिया है 6 lakhs, दैट यू विल बी टेकिंग। इंट्रास्टेट सप्लाईज इंक्लूडिंग 18% जीएसटी 20,50,000, वो भी लेना है। इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड विच आर एलिजिबल एट 0% जीएसटी, वो भी लेना है। एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज चार्जेबल एट 5% जीएसटी, वो भी लेना है। जीएसटी वाले अमाउंट्स जो भी सप्लाईज हैं वो तो आपको लेने ही लेने हैं।
0% हो, 3% हो, 6% हो, 5% हो, 12% हो, 28% या 18%, whatever it is that you will be taking interest rate supplies. 0% है तो भी, 5% है तो भी, लेकिन RCM नहीं लेना है, और जो भी इंटरेस्ट रेट है विद इन स्टेट है, आउट ऑफ स्टेट है, दैट यू हैव टू कंसिडर. So supplies which are chargeable at 0% and supplies which are chargeable at 5%. तो सबको टोटल कर दिया 35,50,000. ये आपको टोटल अमाउंट दिया गया है, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर दिया हुआ है. अब यहाँ पे कंपोजिट टैक्स की बात आती है. यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपको मालूम है कंपोजिट टैक्स मैन्युफैक्चरर के लिए 1%. देन फॉर द होटल ईयर्स आप लोगों ने चार्ट देखा था. यस, मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, होटल ईयर्स के लिए 5%, रेस्टोरेंट ओनर्स जो है और अदर सर्विसेज प्रोवाइडर्स के लिए 6%. अब यहाँ पे ये क्योंकि मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, ट्रेडिंग कंसर्न है, ये प्रगति लिमिटेड है, ट्रेडिंग कंसर्न क्लियरली दिया हुआ है, सो नेचुरली इट विल बी एलिजिबल फॉर मैन्युफैक्चरर का 1%. सो रेट ऑफ कंपोजिट टैक्स आप देख सकते हो नीचे, रेट ऑफ कंपोजिट टैक्स आपको दिया है 35,50,000 का 1%. आई एम शेडिंग इट. Yes. So rate of composite tax 1% and total composite tax will be 35,500. So this is your tax payable. उसके बाद RCM को अलग से दिखाया है इसने. RCM को अलग से क्यों दिखाया है? क्योंकि हमको टोटल GST पेबल दिखाना है. That's all. टोटल GST पेबल दिखाना है. अदरवाइज ये आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता है. कंफ्यूज नहीं होना कि RCM नहीं लेना था फिर हमने क्यों लिया. बिकॉज वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, लेकिन आपको उसका कैलकुलेशन तो अकाउंट में रहता ही है ना. सो वो कैलकुलेशन आप कैसे दिखा रहे हो देखो, अलग से हमने दिखाया है. टैक्स पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज अंडर RCM is 750,500 और उसके ऊपर 5% आपको ब्रैकेट में दिया है GST 5%. सो 5% हमने चार्ज किया, दैट कम्स टू 37,525. इसका मतलब आपके अकाउंट में टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी दिखेगी? 35,500 जो आपको पे करनी है, 37,525 जो ऑलरेडी आपके अकाउंट में पेड है, खाली आपको उसका रिकॉर्ड रखना है. That is 73,025. Any doubt you have, please be free to ask. कुछ डाउट है कैसे टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है? आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हो. मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, नोट डाउन करो आंसर. क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये शेड पब्लिशर का बुक ही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद भी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ठीक है, नहीं है तो जरा मुझे कांटेक्ट करना, आई कैन हेल्प यू आउट. अदरवाइज क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है. जहाँ पे क्वेश्चंस की जरूरत होगी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आई विल बी सेंडिंग यू द क्लिक्स, डोंट वरी. ये स्टार्टिंग है, एग्जांपल्स हैं, जस्ट एग्जांपल्स देखने के लिए हैं. So any doubt if you have, please be free to ask. अदरवाइज कॉपी कर लो इसको. कैसे एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया है उसके ऊपर टैक्स अलग, और रिवर्स चार्ज का अमाउंट जो है उसके ऊपर टैक्स अलग. So the total tax liability is 73,025. Yes. Any doubt you have, please be free to ask. नहीं तो आगे बढ़े. Okay. See, third illustration आपको दिया हुआ है. It is a simple answer just to make you understand about the electronic commerce operators. जैसे Amazon का मैंने आपको example दिया. See, Anuja Manufacturing, a manufacturing concern, effected intrastate taxable supply of 5 lakhs and interstate taxable supply of 18 lakhs. Sale of 8 lakhs as electronic commerce operator.
The company wants to opt for composition scheme. Advise whether it can opt for composition scheme or not. So यहाँ पे आपको just एक suggestion, just एक advice देना है कि composition scheme इस company को applicable होगी या नहीं, अनुजा Limited को. As per the provisions, a manufacturer can opt for composition scheme if. अब ये if क्या है, ये हमने अभी points पढ़ी, persons who are not eligible for composition scheme. If he is not engaged in making any interstate outward supply of goods, and also should not act as electronic commerce operator. आप बोलोगे ये हमने किधर पढ़ा, तो अभी I can show you. It's yes. See यहाँ पे 5 categories persons not eligible, जिसमें लिखा हुआ था other than restaurant, not taxable, interstate, electronic commerce operators and certain notified goods. So ये not eligible है, तो यहाँ पे भी आपको interstate electronic commerce operator दिया हुआ है, तो that will not be eligible. So यहाँ पे clearly answer लिखा हुआ है, देखो, as per provisions of section 10(2) of CGST Act 2017, a manufacturer can opt for composition scheme if he is not engaged in making interstate outward supply of goods. Okay, interstate नहीं, intrastate होना चाहिए. Okay, intrastate. ऊपर देखो, मैं यहाँ पे कुछ highlight कर रही हूँ, आपको दिखाई देगा. We have gone through with intrastate. Interstate यानी कि within 2 states नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात, he should not act as the electronic commerce operator. So यहाँ पे दोनों चीजें violate की गई हैं. एक तो वो interstate में involved है और दूसरा वो electronic commerce operator है. So दोनों cases में your composition scheme is not eligible. In this case, since Anoja Manufacturing Limited has effected interstate and is also made sales as electronic commerce operator, it cannot opt for composition scheme. तो ये composition scheme में नहीं जाएगा. Okay, any doubt? If you have, composition scheme यहाँ पे खत्म होता है. Next lecture में जब हम लोग मिलेंगे, हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे negative list की तरफ. Yes, once that negative list is over, we can directly start with the problems. फिर मैं आपको clicks देती जाऊंगी और problems करते जाएंगे. फिलहाल अभी आपको कुछ इसमें doubt है तो पूछ सकते हो आप लोग. या फिर screenshots निकाल लो, आराम से उसको copy में लिखना. At that point of time, अगर आपको कोई doubt raise होता है, please feel free to contact. Message करना, I'll clear your doubts. Okay, participants का click ले लो. Yes. चलो, participants का click आ भी गया मेरे पास. Okay, so thank you everyone. Please अपने friends को बोलो lectures attend करने के लिए. आज भी lecture में सिर्फ 25 students हैं. ये GST आप लोगों को नहीं समझ में आएगा अगर आप लोग ऐसे ही करने बैठोगे तो. Please ask your friends to continue with the lectures. चलो, anyhow, जो भी doubt अगर रहेगा, आप लोगों ने screenshots लिया है, recording मैं YouTube पे upload कर रही हूँ ये. So जो भी आप लोगों को doubts रहेंगे, please you can clear your doubts, revise it from the YouTube lecture. चलो, take care, goodbye.